हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत में जब कभी भी किसी भी नदी पर डैम का निर्माण किया जाता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि अन्य राज्यों द्वारा उसका विरोध हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में प्रवाहित होने वाली आधे से अधिक नदियां अंतर्राज्यीय नदियां हैं, अर्थात ये 2 या फिर अधिक राज्यों से प्रवाहित होती हैं। इसीलिए एक ही नदी के जल का प्रयोग कई राज्यों द्वारा किया जाता है। जैसे कि उदाहरणार्थ यदि आप नर्मदा नदी की बात करेंगे, ताप्ती नदी की बात करेंगे तो इनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, परंतु इन्हीं नदियों के जल का प्रयोग महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों द्वारा भी किया जाता है। तो ऐसा मान लिया जाए कि कल को यदि मध्य प्रदेश राज्य इन नदियों पर किसी प्रकार के डैम का निर्माण करता है और उसका विरोध महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों द्वारा किया जाता है तो ये कोई अनुचित व्यवहार नहीं होगा। कारण यह है कि उनका मत होगा कि सर, यदि आपने अर्थात मध्य प्रदेश ने इस नर्मदा नदी पर किसी प्रकार के डैम का निर्माण कर लिया और उसके कारण जल आपूर्ति बाधित हो गई महाराष्ट्र या फिर गुजरात राज्य की, तो इस पर डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वहां की या फिर जो लोग हैं, इन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या आपने उपाय किया है, यह एक स्वाभाविक रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ऐसा ही एक प्रश्न दक्षिण भारत के 2 राज्यों से उठकर आ रहा है, केरल और तमिलनाडु, जिनके मध्य पहले से ही कावेरी जल विवाद है। और अब एक प्रोजेक्ट केरल राज्य शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है सिलांदी डैम प्रोजेक्ट। अब यह है क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बात याद रखें, ये जो सिलांदी डैम प्रोजेक्ट है, याद रखें ये जल जीवन मिशन का हिस्सा है। इसको मंजूरी अभी मिली है, किसके द्वारा? वन्य जीव बोर्ड के द्वारा, अर्थात नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा इसको मंजूरी आज मिली है। परंतु ऐसा नहीं है कि पहले इसको नकार ही दिया गया था सिरे से। पहले ही आप देखेंगे कि जो केरल के मुख्य वन्य जीव वार्डन थे, जो केरल की राज्य सरकार थी और साथ में केरल राज्य का जो वन्य जीव बोर्ड था, ये नेशनल है, ये स्टेट वाला है, इनके द्वारा पहले से मंजूरी दे दी गई थी। परंतु एनवायरमेंटल दृष्टिकोण के हिसाब से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण के हिसाब से वन्यजीव बोर्ड ने इस पर रोक लगाई थी। कारण यह है कि जो अनाई शोला राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया है, उस क्षेत्र से यह डैम होकर गुजर रहा था और उसके लगभग 0.0442 हेक्टेयर भूमि का यह उपयोग कर रहा था, जिसके कारण वन्यजीव बोर्ड ने इस पर रोक लगाई थी। यह एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि भाई ये जिस नदी पर डैम बन रहा है, याद रखिएगा कि ये जो सहायक नदी है, यानी कि ये जो सिलांदी नदी है, ये असल में सहायक नदी है एक दूसरी नदी की जिसका नाम है थेनार। और ये थेनार सहायक नदी है अमरावती की, और ये अमरावती सहायक नदी है कावेरी नदी की। ठीक है, मतलब कि यहां पर जो सिलांदी है ये थेनार की सहायक नदी है, थेनार अमरावती की है और अमरावती कावेरी की है। और कावेरी अपना जल गिराती है कहां? मन्नार की खाड़ी में। और याद रखें कि ये जो कावेरी नदी है ये निकलती है जिस एरिया से, वहां के सभी लोग इसके जल का प्रयोग करते हैं। तो समस्या कहां पर है? समस्या यह है कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी जो थेनार नदी है, और भी कई सहायक नदियां हैं, तो सिलांदी के अलावा कई और सहायक नदियों पर पहले ही डैम का निर्माण कर लिया गया है, जिसके कारण अमरावती में जो जल संकट है ये पहले ही व्याप्त है। यानी कि इसका जो तटवर्ती एरिया है जहां पर लोग निवास करते हैं, वहां पर पानी की समस्या पहले से ही विद्यमान है, क्योंकि डायरेक्ट ये कावेरी नदी के जल का प्रयोग नहीं करते। और इसीलिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, तमिलनाडु के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो वन्य जीव बोर्ड ने मंजूरी दी है इसको तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। याद रखिएगा कि ये वन के एरिया में रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो केरल जल प्राधिकरण है उसके मतानुसार इसका उद्देश्य है, भाई हर डैम का उद्देश्य जो होता है सामान्यतः इसका भी वही उद्देश्य है कि भाई वट्टावड़ा एक स्थान है और साथ में यहीं पर आपको जो मुन्नार हिल स्टेशन वाला रीजन दिखाई देगा, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं ये गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। और इस जल संकट की समस्या से इनको निकालने के लिए आवश्यक है कि हम इस सिलांदी चेक डैम का निर्माण करें। परंतु चूंकि पहले भी इस कई चेक डैम का निर्माण हुआ है और उसके कारण नदी का जल बाधित हुआ है, जल स्तर प्रभावित हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए तमिलनाडु राज्य सरकार का ये कहना है कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है
ये इसको जल्द से जल्द रोके। एक तो शोला वाला क्षेत्र काम में लाया जा रहा है, यानी कि जो अनाई मुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान है इसकी भूमि जाएगी, जिसके कारण एनवायरमेंटल क्राइसिस यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि पर्यावरणीय दुष्प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। और दूसरा पॉइंट कि भाई जब सिलांधी पर ये डैम बनाया जाएगा तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट तमिलनाडु पर कैसे पड़ सकते हैं, ये बात मैंने अभी बताई। अब इसके उपाय के परिणाम स्वरूप ये दोनों ही राज्यों के सीएम एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं। वो पत्र हमारे यूपीएससी के सिनेरियो के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत डेटा की यदि हम बात करें तो यहां पर वही बात लिखी है भाई कि अमरावती में पानी का प्रवाह इसके कारण बाधित हो सकता है। इसी कारण से इस डैम के निर्माण का विरोध किया जा रहा है। जो तिरुपुर और साथ में करुल जिले हैं, यहां पर जो 55,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, इस पर संकट मंडरा सकता है, जिसके कारण पेयजल की आपूर्ति और साथ में अन्य जो निवासी हैं यहाँ के, उन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये सत्तारूढ़ जो गठबंधन है ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये नॉट सो इंपॉर्टेंट, कोई मायने नहीं रखता, परंतु हाँ यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि इस डैम का निर्माण किया गया, मान लीजिए ये डैम यहाँ पर है और एक डैम यहाँ पर पहले ही जो बनाया गया था, जिसको लेकर यानी कि इसी को आधार बनाकर इस डैम का विरोध हो रहा है, जो कि थेनार नदी पर बनाया गया है। तो याद रखें कि यह बताया जा रहा है कि भाई 1958 में यह डैम बना था, जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये हैं, और यदि ये बन जाता है तो भाई इसकी डिपेंडेंसी यानी कि अन्य लोगों की डिपेंडेंसी इस डैम पर घटेगी, जिसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले एरिया हैं या फिर तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत अधिक हानि उठानी पड़ सकती है कृषि तथा संबंधित व्यवसाय में, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा निर्भर हैं इस सिलांधी और साथ में थेनार नदी पर और अमरावती नदी पर। तो अमरावती नदी में जल की मात्रा कम ना होने पाए, इसको मद्देनजर रखते हुए विरोध किया जा रहा है। ये जो डैम बनना है ये 45 मीटर लंबा और साथ में 1 मीटर ऊंचा बनना है। अब आप इस डैम की लंबाई चौड़ाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसका उद्देश्य केवल और केवल स्थानीय लोगों को, यानी कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप इस डैम की लंबाई चौड़ाई देख लें, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो स्थानीय लोगों को जलापूर्ति होना, कृषि में वो उचित जल का प्रयोग कर पाए, इसका प्रबंधन कर पाए, यही उद्देश्य होगा। पर तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा यह दावा किया गया कि भाई कावेरी जल विवाद जो था, इसमें केरल को जो परसेंटेज दिया गया था, यानी कि टीएमसी के अकॉर्डिंगली ये परसेंटेज दिया जाता है कि कावेरी नदी के या फिर किसी भी नदी के कितने % जल का प्रयोग आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं केरल राज्य इसका उल्लंघन कर रहा है। उसका जवाब देते हुए यहां पर लिखा गया कि भाई हम उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आज भी हमको उपबेसिन क्षेत्र में जितना % दिया गया था हम उससे कम का ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जितने मिलियन क्यूबिक फीट पानी का उपयोग करने के लिए हमको बोला गया था, हम उस सीमा के भीतर ही हैं। अब यहां पर तीसरा मुद्दा उठकर आता है कि भाई जब दो राज्यों के मध्य विवाद था तो ये तीसरा टॉपिक यानी कि जो वन्य जीव बोर्ड था ये क्यों उठकर आया। तो पहले ही इसका सिनेरियो मैंने आपको बताया कि अनाई मुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान की भूमि इस चेक डैम के अंतर्गत आ रही थी, दैट इज वाई वन्य जीव बोर्ड आ गया था। तो क्या ऐसे कभी भी आ सकता है, याद रखना। यूपीएससी आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन करता है, यानी कि यूपीएससी जब करंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे करेगा तो ऐसे जो विवाद रहेंगे ये इनको उठा लेगा। तो आपको या तो एज अ एग्जाम्पल आपको इनको पुट करना होगा, नहीं तो एक पूरे सिनेरियो के हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताइए कावेरी जल विवाद क्या है और इसका वर्तमान समय में ये किस प्रकार से चर्चा में बना हुआ है। तो वर्तमान सिनेरियो इस प्रकार से है कि भाई सिलांधी डैम बनाया जा रहा है, चेक डैम बनाया जा रहा है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इस कावेरी जल विवाद के साथ, और इसीलिए तमिलनाडु केरल का विरोध कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि एक करंट अफेयर किस प्रकार से उपयोगी हो जाता है आपके लिए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसको अभिषेक कुमार ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यह है क्यूआर कोड। कई बार कई लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, तो भाई यदि ना मिले तो आप मुझे बता देना इस मेल आईडी पर, मैं आपको मैसेज यानी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा abhishek.bohre@studiiq.com, क्योंकि कई बार मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आता हूँ जो कि आपके लिए आवश्यक होती हैं। इस मेल आईडी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने ये भी दे दी। ये है सोशल मीडिया अकाउंट, आप यहाँ पर भी मुझसे ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि आप स्टडी आईक्यू के किसी भी बैचेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप AKV लाइव कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यदि बुक्स चाहिए हो तो भी आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं। AKV लाइव कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये संपूर्ण बैचेस हैं, याद रखिएगा 3 प्रकार के ये बैच हैं। एक है सिल्वर, एक है
गोल्ड और एक आता है प्लेटिनम। तीनों ही बैचेस के बारे में जो जानकारी है ये अलग, तीनों ही बैचेस के बेनिफिट अलग अलग हैं। सिल्वर का प्राइस सबसे कम है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 9,999 रुपये। गोल्ड का प्राइस यानी इन दोनों के बीच में है और प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा है। परंतु यहाँ पर प्राइजेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्राइजेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, जिनमें सबसे ज़्यादा सुविधाजनक जो बैच है ये नो डाउट प्लेटिनम रहेगा, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल रहेंगी लगभग 18 महीने तक। यानी कि जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो उस डेट से 18 महीने तक के लिए, 18 भी नहीं, लगभग 30 माह के लिए, 30 माह क्षमा करिएगा, 30 माह के लिए ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपका टेस्ट होगा हर संडे को, यानी कि वीकली टेस्ट होगा, मासिक टेस्ट होगा। यदि मासिक टेस्ट में आप प्रथम स्थान हासिल करते हैं तो आपकी फीस आपको 11,000 रुपये तक का बोनस प्राइस की दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी और आगे की तैयारी आपके लिए निःशुल्क होगी। तो ये तमाम प्रकार की सुविधाएं ऐसे तीनों ही बैचेस में, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यदि इनके बारे में भी जानकारी चाहिए हो तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर। अब जरा समझते हैं कि भाई ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है ये इस मुद्दे में क्या कर रहा है। तो याद रखना कि ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीवों की संरक्षा, वन्यजीवों के संरक्षण और इनसे संबंधित सभी मामलों के बारे में हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि यदि मान लीजिए वन्यजीव, वनों से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी मामला है तो वहां पर बिल्कुल निर्विवाद तरीके से ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड आएगा और अपना मत प्रस्तुत करेगा और यदि किसी प्रकार का डिसीजन लेना होगा तो उस पर रोक भी लगा देगा कि हमको अभी इस पर जांच करनी है या फिर हमको अभी इस पर संशय है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट है उसके कारण किसी भी प्रकार के वन्य जीव की हानि हो रही है या फिर किसी भी वन क्षेत्र की हानि हो रही है, तो ये आएगा और उस पर रोक लगा देगा और बोलेगा जब तक मेरी जांच खत्म नहीं हो जाती जब तक इस प्रोजेक्ट को आप क्रियान्वित नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कर सकता है ये? क्योंकि इसके अध्यक्ष ही होते हैं प्रधानमंत्री। हाँ, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, परंतु हाँ अध्यक्ष यही होते हैं। जो उपाध्यक्ष होते हैं ये पर्यावरण और जो जलवायु मंत्री होते हैं ये होते हैं। ये जरा समझिएगा कि वन्यजीवों और साथ में जितने भी संबंधित मामले होते हैं उनका ये सर्वोच्च निकाय है, इसीलिए इनके पास यह पावर होती है, यह अथॉरिटी होती है। ये वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ाना हो या फिर वन्यजीवों और वनों के विकास से संबंधित मुद्दा हो, उनके लिए ये कार्य करते हैं। याद रखें ये एक सलाहकारी विभाग है, यानी कि ये केंद्र सरकार को वन्यजीवों के संरक्षण, इनके संवर्धन के संबंध में ये सलाह देते हैं। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हम पढ़ते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसकी धारा 5A के तहत वर्ष 2003 में इसका गठन किया गया था और इसीलिए ये वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन में बिल्कुल निर्विवाद तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए ये जो सिलांधी चेक डैम वाला क्षेत्र था या फिर जो प्रोजेक्ट था, इसमें इसकी मंजूरी, वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलना एक न्यूज का विषय बन जाती है। और इसी से अब तमिलनाडु रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट को रोक दें भाई, ठीक है, आप इस मंजूरी को दोबारा से अपने पास ले लें। केरल राज्य को यह मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं है, जो कि मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि भाई तमाम प्रकार के संरक्षित क्षेत्र यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हो सकते हैं और उसके आसपास यदि किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट या परियोजना संचालित हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो तो बिल्कुल कर ही सकता है, गवर्नमेंट हो तो भी उनको मंजूरी देना है या नहीं देना है ये इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब याद रखें कि इससे पहले भी भारत में एक वन्यजीव बोर्ड था जिसको हम नाम देते थे भारतीय वन्यजीव बोर्ड, इसने इसी का स्थान लिया था और ये एक सलाहकारी बोर्ड था। इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री सहित लगभग 47 मेंबर इसमें रहते हैं। जो उपाध्यक्ष रहते हैं ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। हाँ, यदि अध्यक्ष नहीं है तो फिर अध्यक्ष का पद यही उपाध्यक्ष ले लेंगे, जैसे सभी संस्थानों में होता है। अब मान लीजिए कि आज नरेंद्र मोदी सर की गवर्नमेंट है और कल को किसी अदर व्यक्ति की गवर्नमेंट आ जाती है और वो चाहते हैं कि भाई ये जो NBWL है अर्थात नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, मैं इसको चेंज करूं और नए सदस्यों को लाऊं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो वन्य जीवन का संरक्षण और संवर्धन तथा उनके विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्य जीव के संरक्षण और साथ में उनके संवर्धन के लिए जो
केंद्र सरकार है या फिर किसी भी प्रकार की सरकार है, उनको सलाह देना भी इनका कार्य रहता है। और साथ में याद रखिएगा कि यदि इनको लग रहा है कि भाई किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट के द्वारा वन्य जीव या फिर वनों को खतरा हो सकता है तो ये उस पर रोक भी लगा सकते हैं। ये बात मैंने यहां पर लिखी है। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ये आपके यूपीएससी के करंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आवश्यक है। तो जहां पर भी आपने कावेरी नदी जल विवाद लिखा हो ज्योग्राफी में, वहां पर आप जाकर इसको नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना, यानी कि ऐसे टॉपिक्स की क्वेश्चन आने की संभावना पर्याप्त होती है। इसकी पीडीएफ आप जाकर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इसको पढ़ें और अपनी कॉपी में अपने शब्दों में इसको नोट डाउन करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।